बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जनरली परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स, सेकेंड इज कॉल्ड मॉडर्न मेथड्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड्स को डिस्कस करेंगे और इस हवाले से हमने ट्रेडिशनल मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट फोर टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड दैट इंक्लूड्स अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, रैंकिंग मेथड, चेकलिस्ट मेथड एंड फोर्स चॉइस मेथड। इनके हवाले से हम इनके मीनिंग को समझेंगे, इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे और साथ साथ इनके हवाले से जुड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहला मेथड है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रेजल। अंडर दिस मेथड देयर आर नो सच क्राइटेरिया और फैक्टर्स और स्टैंडर्ड्स made to judge the performance of an employee. Supervisor is required to narrate his impression about his subordinate in unstructured way. Sometimes, rater has to list his comments specifically on qualities, abilities, attitude, aptitude and other personal traits of the employees. मतलब कि इस मेथड में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करने या एवेल्युएट करने के लिए किसी भी किस्म के कोई स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरियाज या फैक्टर्स नहीं बनाए जाते। इस मेथड के जरिए सिंपली सुपरवाइजर या मैनेजर को बोला जाता है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में अपनी राय या जजमेंट दे और जवाब में वो मैनेजर विदाउट एनी क्राइटेरिया और पैरामीटर्स उस एम्प्लॉय के बिहेवियर, एबिलिटीज या अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में अपने कमेंट्स देता है। तो ऐसा अप्रेजल जो किसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस ना करता हो बल्कि बेस्ड ऑन इंप्रेशन और ओपिनियन ऑफ एवेल्युएटर इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रेजल। अब इसकी एग्जांपल आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। यहां पे एक बॉस है, से उनका नाम मिस्टर खान है। मिस्टर खान के पास 6 एम्प्लॉइज हैं, ए बी सी डी ई एफ। मिस्टर खान से यह कहा जाता है कि वो अपने इन 6 एम्प्लॉइज के हवाले से इनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करे या अपना एक ओपिनियन दे। अब मिस्टर खान के पास कोई पैरामीटर्स या कोई इंडिकेटर्स नहीं है जिनकी बेसिस के ऊपर वो इनको जज करेंगे। से मिस्टर खान इनके बारे में अपनी एक राय रखते हैं, अपना एक इंप्रेशन रखते हैं जो ओवरऑल उन्होंने इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बनाया। सपोज कि वो ए के बारे में कहते हैं कि यस, ए इज अ विलिंग वर्कर, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वेयर इज बी, ही इज आल्सो एन एफिशिएंट, बट वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जिस तरह ए है। सी इज आल्सो परफॉर्मिंग वेल, डी इज आल्सो डूइंग गुड जॉब बट शी इज नॉट टू मच एफिशिएंट। वेयर ई, वो इन तमाम में बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो पंक्चुअल भी है, उसकी तमाम रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, वो अपने टारगेट्स को भी मीट कर रहा है। वेयर एफ जो है वो एक एवरेज परफॉर्मेंस दे रही है, ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है ना ही बहुत ज्यादा बुरा। अब ये जितनी भी बातें, ये जितने भी ओपिनियन उन्होंने दिया है मिस्टर खान ने अपने एम्प्लॉइज के बारे में, ये सारा बेस कर रहा है उनके एक ओपिनियन के ऊपर। ये उन्होंने कमेंट्स पास किए, उनके पास कोई पैरामीटर्स नहीं थे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अनस्ट्रक्चर्ड अप्रेजल क्या होता है कि जिसमें एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर या बॉस वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को जज करता है बेस्ड ऑन इंप्रेशन और ओपिनियन। अब हम देखते हैं इस मेथड के एडवांटेजेस को भी। इट इज द सिंपलेस्ट टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट and can also be useful to evaluate the assessment capabilities of the supervisor. ये इंतहाई आसान मेथड है और इसको बासानी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस मेथड को बनाने के लिए कोई मेहनत दरकार नहीं होती है, इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली सुपरवाइजर अपनी इसमें उसको अपनी राय देनी होती है और इस मेथड का एक फायदा यह भी हो सकता है कि सुपरवाइजर की इवन असेसमेंट एबिलिटीज का पता चल जाता है कि जितनी उसने असेसमेंट की है लोगों के बारे में वो कितनी ज्यादा फैक्ट बेस्ड है, कितना उसने बीच में बायसनेस रखी है। हाँ, इस मेथड का एक जो सीरियस डिसएडवांटेज है दैट इज सिंस द असेसमेंट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव देयर इज अ चांस ऑफ बायसनेस इन द जजमेंट ऑफ सुपरवाइजर। चूंकि ये मेथड जो है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है और किसी के राइट अप या ओपिनियन के ऊपर कोई राय, कोई वैल्यूएशन कर लेना ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि जिसके किसी के अपने सुपरवाइजर के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे उसके बारे में तो वो बहुत अच्छा लिख कर देगा और जिसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे भले वो कितना ज्यादा एफिशिएंट वर्कर हो लेकिन वो उसका जो अप्रेजल है, उसकी जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट है वो उसको खराब कर देगा। तो ये मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा मेथड है स्ट्रेट रैंकिंग। अंडर दिस मेथड आर एम्प्लॉइज आर कंपेयर्ड एंड रैंक्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। These ranks are based on performance attributes
फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बिहेवियर एटसेट्रा। मतलब इस मेथड के जरिए तमाम एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस की रैंकिंग की जाती है और ये रैंकिंग किसी ना किसी क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड्स की बेसिस के ऊपर की जाती है। फॉर एग्जांपल लाइक अटेंडेंस, बिहेवियर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। और हर स्टैंडर्ड को स्केल दे दिया जाता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लिस्ट और लाइक से 1 to 10। फिर हर एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली स्केल में नंबर दे दिया जाता है और जिस एम्प्लॉय के नंबर ओवरऑल ज्यादा होंगे उसको रैंक 1 दे दिया जाता है और फिर इस तरह ग्रेजुअली बाकियों को रैंक किया जाता है। इसकी भी एग्जांपल आप स्क्रीन पर देखिए। सपोज हमारे पास एम्प्लॉय है 4, अली, अलीना, उस्मान एंड फराज, और हमारे पास जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं एफिशिएंसी, अटेंडेंस एंड क्वालिटी आउटपुट। अब इन चारों एम्प्लॉइज को इनके मैनेजर ने अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस नंबरिंग कर दी। से अली को एफिशिएंसी में नंबर मिले 3, अटेंडेंस में 7, क्वालिटी आउटपुट में 10। अलीना को मिले एफिशिएंसी में 7, अटेंडेंस में 9, क्वालिटी आउटपुट में 6 एंड अप टू सो ऑन। फराज को मिले 7, अटेंडेंस में 4 एंड 5। अब जब हम इन तमाम स्कोर्स को सम अप करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं अलीना ने 22, वेरेज अली के हैं 20, उस्मान के 19 एंड फराज के 6। अब जिसके नंबर ज्यादा है उसको हमने रैंक 1 कर दिया। उस ग्रेजुअली उसके मुताबिक फिर नंबर जो कम है 1 की निस्बत वो अली है, उसको रैंक 2 कर दिया, देन उस्मान रैंक 3 एंड देन फराज नंबर 4। अब देखिए यहां पे ओवरऑल स्कोरिंग की गई है, इंडिविजुअली किसी पैरामीटर को नहीं देखा गया। वगरना आप देखें कि जिस तरह से कि जो अलीना है, अलीना की क्वालिटी आउटपुट अली के मुकाबले में कम है। सपोज उसने क्वालिटी आउटपुट में 6 नंबर हासिल किए, वेरस अली ने 10 मार्क्स हासिल किए, लेकिन ओवरऑल जब आप देखते हैं उसका स्कोर तो वो 22 है। दैट्स व्हाई शी इज रैंक्ड एट 1। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आप रैंकिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और फिर जिसका स्कोर सबसे ज्यादा आता है वो इंप्लाई रैंक नंबर 1 पे चला जाता है। अब बात करते हैं इस मेथड के एडवांटेजेस की भी। इट इज अ क्विक एंड सिंपल मेथड टू फाइंड द बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस इन अ टीम। ये बहुत सिंपल और क्विक मेथड है और इस मेथड को भी इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है और साथ साथ इसका फायदा ये है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। It is difficult to rank employees that are in the middle. This is again a subjective assessment type open to the risk of biasness of the supervisor or manager. Again इस मेथड में भी biasness का एलिमेंट आ सकता है। मसलन अगर आपके ताल्लुकात आपके सुपरवाइजर के साथ अच्छे हैं तो वो आपको अच्छे नंबर देंगे और वो आपको नंबर 1 रैंक पर ला सकता है, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात खराब हैं तो वो आपकी रैंकिंग जो है या आपकी एवेल्युएशन जो है वो उसको खराब कर सकता है और आपको कम रैंक पर ले आएगा। थर्ड इज चेकलिस्ट मेथड। Under this method, a checklist of questions related to traits of employees is prepared. The checklist may include list of questions depicting behavior and job performance of employee, and the rater has to answer them in just yes or no form. इस मेथड में एक चेकलिस्ट बनाई जाती है जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के हवाले से या बिहेवियर के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं जिनका जवाब सुपरवाइजर या मैनेजर ने यस और नो की सूरत में देना होता है। इसमें भी इवैल्यूएटर अपनी थॉट के मुताबिक राय देता है, चाहे वो यस हो या नो। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मेथड के हवाले से, वो ये कि जब इवैल्यूएटर अपना ओपिनियन दे देता है, अपनी राय दे देता है इन शेप ऑफ यस और नो, इसके बाद एचआर डिपार्टमेंट हर क्वेश्चन को उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से वेट असाइन करता है। फिर हर एक एम्प्लॉय का ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब जिसका परफॉर्मेंस स्कोर ज्यादा होगा वो हाई रैंक पर मीन टॉप रैंक उसको मिलता है और जिसका स्कोर कम होगा वो रैंक एट बॉटम हो जाता है। स्क्रीन पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं चेकलिस्ट के हवाले से। इसमें कुछ मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका जवाब इवैल्यूएटर को यस और नो में देना है। से सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इंप्लाइज वर्क्स वेल विद द पीपल ऑन हिज और हर टीम। अब अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर यहां इसको यस करेगा या नो करेगा, एंड अप टू सो ऑन। लास्ट क्वेश्चन, एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब the employee should improve. Similarly, according to the performance, evaluator जहां yes करेगा या no करेगा। अब इस मेथड के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू इंप्लीमेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर। बहुत सिंपल मेथड है, उसको आसानी के साथ इंप्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि सुपरवाइजर को सिंपली यस और नो में जवाब देना होता है, उसको किसी किस्म की खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, वो जरूर समझिएगा। इट मे क्रिएट बायसनेस एंड हॉलो इफेक्ट। यस, बिल्कुल इसमें भी चूंकि जाहिर है सुपरवाइजर ने या इवैल्यूएटर ने एक ओपिनियन के मुताबिक यस और नो पे टिक करना है तो वहां पे बायसनेस आ सकती है, इवन देन हॉलो इफेक्ट आ सकता है। हॉलो इफेक्ट का मतलब होता है किसी एक इंप्रेशन की बेस के ऊपर राय कायम कर लेना। फॉर एग्जाम्पल,
कोई इंप्लाई वो रेगुलर है, पंक्चुअल है, तो अक्सर लोग ये राय कायम कर लेते हैं, ये ज्यूम कर लेते हैं कि वो बाकी कामों में भी अच्छा होगा, उसकी लीडरशिप स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी, वो स्ट्रेस को भी बहुत अच्छा हैंडल कर लेगा, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इसी को हॉलो इफेक्ट कहते हैं। हॉलो इफेक्ट मींस कि किसी एक बात के ऊपर किसी के हवाले से राय कायम कर लेना। दूसरा जो इसका एक और डिसएडवांटेज है, मोस्टली कंपनीज प्रिपेयर चेकलिस्ट बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स रादर देन परफॉर्मेंस ट्रेट्स। मींस के जब वो चेकलिस्ट के क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें वो ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं जो ज्यादातर जो है पर्सनैलिटी रिलेटेड होते हैं, रादर देन कि वो परफॉर्मेंस को ज्यादा फोकस करें। उसमें पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर हो लेकिन कम हो, लेकिन मेन फोकस उनका किस पर होना चाहिए? ओवर दी परफॉर्मेंस। इसी तरह एक और इसमें डिसएडवांटेज है, दैट इज इम्प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वेट। वो एचआर की तरफ से आता है कि समटाइम वेट असाइन करते हुए एचआर कई ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चंस को ज्यादा वेट दे देते हैं जिनकी ऑप्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। उससे भी जो असेसमेंट है, वैल्यूएशन जो है वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट इज फोर्स चॉइस मेथड। अंडर दिस मेथड द एचआर मैनेजर एट फर्स्ट प्रिपेयर अ सेट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इस मेथड के जरिए सबसे पहले एचआर मैनेजर कुछ पैरामीटर्स की बेसिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाता है। इसकी एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पैरामीटर लिया गया, रेगुलरिटी ऑन द जॉब। अब इस पैरामीटर की बेसिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। लाइक ऑलवेज रेगुलर, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर डिले, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेवर रेगुलर, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। रिमेन एब्सेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। नाइदर रेगुलर नॉर इररेगुलर, ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है। होता क्या है इसके बाद? द स्टेटमेंट्स आर देन फॉरवर्डेड टू द रेटर, following which the rater indicates which of the given statement suits the imply. Once the rater finishes evaluating all implies, the report is sent to the HR manager for final assessment. देखिए, जब स्टेटमेंट्स बना ली जाती हैं, इसके बाद एचआर मैनेजर इन स्टेटमेंट्स को एवेल्युएटर या रेटर या सुपरवाइजर के पास भेज देता है और फिर सुपरवाइजर अकॉर्डिंग टू दी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय हर एक स्टेटमेंट में उसकी इंडिकेशन करता है और फिर ये रिपोर्ट्स वापस जो है वो एचआर मैनेजर को भेज दी जाती है फॉर फाइनल असेसमेंट। उसके बाद क्या होता है? ईच ऑफ सच स्टेटमेंट्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कैरीज सर्टेन स्कोर सेट बाय द एचआर मैनेजर व्हिच इज नॉट इवन रिवील्ड टू द रेटर। इट मेक्स द प्रोसेस मोर ऑब्जेक्टिव। द स्कोर आर एट लास्ट समड अप एंड कंक्लूजन इज विथड्रॉन। द एम्प्लॉइज विद हाई स्कोर्स आर रैंक्ड एट द टॉप while least scoring employees are ranked at the bottom. मींस कि जब रिपोर्ट्स एचआर मैनेजर के पास आ जाती हैं तो फिर एचआर मैनेजर हर एक स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली स्कोर एलोकेट करता है और फिर फाइनली जिस एम्प्लॉय का ओवरऑल स्कोर ज्यादा होता है उसको हायर रैंक कर दिया जाता है, मींस वो टॉप रैंक पर चला जाता है, और जिसका स्कोर कम होता है वो रैंक एट द बॉटम। अब इस मेथड के भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जरूर हैं, मींस इसके भी फायदे और नुकसान है। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव बेस होता है जिसमें बायसनेस के चांसेस जो है वो काफी कम होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के फर्स्ट 4 मेथड को अच्छे से समझ लिया होगा। रिमेनिंग मेथड्स हम अपनी पार्ट 2 की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।